नमस्ते डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल। स्वागत है आप सभी का पीटी एजुकेशन पे एक बार फिर से। मेरा नाम है राहुल हंस चौधरी और आज है हमारा प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो एनालिसिस का सेशन नंबर 57। चलिए शुरू करते हैं आज की जो टॉप 6 स्टोरीज हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे एक एयरक्राफ्ट डील के बारे में, C295। वैसे 1293 1297 सॉरी 1297 आपको कुछ याद है क्या था? ये 1297। दूसरा, पीएमजी दिशा कैंपेन, तो बेसिकली डिजिटल लिटरेसी से रिलेटेड है, इस पे बात करेंगे। जानेंगे कि विलेज लेवल ऑन्टरप्रेन्योर को यानी वीएलईस, विलेज लेवल ऑन्टरप्रेन्योर्स को आगे बढ़ाने के लिए सरकार क्या कर रही है। तीसरे पे बात करेंगे पीएलआई स्कीम फॉर टेक्सटाइल सेक्टर यानी प्रोडक्ट लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम, इसके लिए पे इन्होंने बात की है, मंजूरी मिल गई है बेसिकली। चौथा हम बात करेंगे नागा पीस प्रोसेस के ऊपर, कार्बी आंगलों के ऊपर हम बात कर चुके थे, उसी से रिलेटेड अब हम बात करेंगे बोडोलैंड और जो नागाज की जो डिमांड है उसको देखेंगे, उसकी हिस्ट्री को थोड़ा सा जानेंगे। पांचवा, भारत और ऑस्ट्रेलिया का 2+2 मीट, इसको बहुत डिस्कस करना जरूरी है, बहुत 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 इंपॉर्टेंट है ये आने वाले एग्जाम के लिए। छठा, फर्स्ट फॉर जीओवी इनोवेशन चैलेंज, इस तरीके के जो सवाल हैं दोस्तों, ये दे आर सिटर्स, ये सिटर्स होते हैं तो आपको पूछे जा सकते हैं, तो इसलिए मैं ये बीच बीच में से एक एक ऐसे वर्ड्स लेके आता रहता हूँ, रिसेंटली सीन इन द न्यूज टाइप। एंड सेवंथ, एमसीक्यूज फॉर द प्रैक्टिस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना आज का सेशन। हमारा सबसे पहली जो हमारी स्टोरी है वो है एयरक्राफ्ट डील के बारे में। तो कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी सीसीएस ने क्या किया है कि 56C295 MW करके एक जो मीडियम ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है इंडियन एयरफोर्स के लिए, उसको खरीदने की मंजूरी दे दी है। और इसको किसके तहत लाया जाएगा? इसको मेक इन इंडिया के इनिशिएटिव के यानी उसके बैनर के तले इसको लाया जाएगा। द C295 MW aircraft will be purchased from the Airbus Defence and Space Spain, राइट। तो ये किससे खरीदा जा रहा है? तो एयरबस नाम की जो कंपनी है स्पेन की, वहां से खरीदा जा रहा है। फीचर्स क्या है इसमें? दिस इज अ ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट ऑफ 5 टन कैपेसिटी विद कंटेम्प्रेरी टेक्नोलॉजी, और इनमें कुछ और मतलब टेक्निकल चीजें हैं। ये किसको रिप्लेस करेंगे? मतलब अगर आप भारतीय वायुसेना में अगर आप इसे इंडक्ट कर रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है कि किसी न किसी को तो आप इसे रिप्लेस करेंगे ही करेंगे, या फिर आप बिल्कुल एक नया ही खरीदें। तो इसको रिप्लेस किया जा रहा है बेसिकली। और किससे रिप्लेस किया जा रहा है? तो एवरो 748 नामक जो प्लेन्स हैं, बेसिकली दे आर ब्रिटिश ओरिजिन प्लेन्स। और इनमें क्या होता है? इनमें ट्विन इंजन होता है टर्बोप्रॉप का, ये भी मैं लगे हाथ तो आपको बता दूं, ट्विन इंजन ऑफ टर्बोप्रॉप, राइट। तो इसको रिप्लेस करने की बात कही जा रही है, किससे? C295 MW मीडियम ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट से। इस डील का सिग्निफिकेंस क्या है? पहला तो ये कि जो प्राइवेट सेक्टर है उसकी भागीदारी है इसके अंदर में। दिस इज द फर्स्ट प्रोजेक्ट ऑफ इट्स काइंड इन विच अ मिलिट्री एयरक्राफ्ट विल बी मैन्युफैक्चर्ड इन इंडिया बाय अ प्राइवेट कंपनी। इससे क्या होगा? तो ऑब्वियस सी बात है, आत्मनिर्भर भारत का जो अभियान है और उसका जो विजन है, उसका जो गोल है वो पूरा होगा, वो बूस्ट होगा। उससे क्या होगा? उससे फिर जो एमएसएमईज है, क्योंकि आपको पार्ट्स तो चाहिए ना, छोटे छोटे लेवल पे एयरक्राफ्ट की डीलिंग आप कर रहे हैं, तो छोटे छोटे लेवल पे आपको पार्ट चाहिए, आपको फिर उनकी मैन्युफैक्चरिंग वगैरह सब करनी है। तो एमएसएमई ही इसमें आपके काम आएगी। जैसे मारुति सुजुकी है तो उनके साथ राणा मोटर्स हैं, इस तरीके से। तो एमएसएमई को बूस्ट मिलेगा। उससे क्या होगा? अगर ये सब चीज़ें होने लगी तो इम्पोर्ट डिपेंडेंस कम होगा, भारत का जो कैड है वो सुधरेगा, एक्सपोर्ट्स हमारे इंक्रीज होंगे, इम्पोर्ट पे हम डिपेंडेंसी हमारी घटेगी, और फिर फाइनली एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। तो सुनने में तो बहुत अच्छा लग रहा है, देखते हैं आगे इस डील में क्या होगा। याद रखिएगा C295 एयरक्राफ्ट डील। आगे बात करते हैं, ये वो एयरक्राफ्ट है, आप आराम से देखिएगा। अभी हमने हाल फिलहाल हंसा एयरक्राफ्ट पे भी बात की थी, आप में से कितनों को याद है हंसा एयरक्राफ्ट? उसको लेके कंट्रोवर्सी भी है, कुछ स्पेकुलेशंस है, बता पाएंगे कि क्या स्पेकुलेशंस है? दूसरी हमारी स्टोरी है वो है प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान, पीएमजी दिशा कैंपेन, प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान, माफ कीजिए ग्रामीण बोलना भूल गया था मैं। तो प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान बेसिकली डिजिटल लिटरेसी के ऊपर बात कर रहा है कि सभी गांवों को डिजिटल बना देंगे। तो जो गांव है, रूरल एरियाज हैं, उनको डिजिटल रूरल एरियाज बनाने का जो है वो मतलब ठान रखा है सरकार ने। दिस इज अ फ्लैगशिप डिजिटल लिटरेसी स्कीम फॉर द गवर्नमेंट ऑफ रूरल एरियाज अंडर द कैंपेन a 3-day certification drive for rural citizens, especially for women and disadvantaged communities, will be conducted. Post that, a certification drive for PMG Disha scheme will be conducted in a similar manner. Apart from this, common service center को भी बात करने मतलब प्रपोज करने कॉमन सर्विस सेंटर को भी लाने की बात कही जा रही है। आपको मालूम है जो CSS है यानी कॉमन सर्विस सेंटर है, वो उसका मेन मोटिव क्या है कि जो क्लस्टर बेस्ड जो विलेजेस हैं उनमें एंटरप्रेन्योरशिप लेवल को इंक्रीज करना है, राइट। इस बार की जो यूपीएससी के इंटरव्यू की जो परीक्षा है, मतलब जो साक्षात्कार हुआ है, उसमें से मैं एक इंटरव्यू से बात कर रहा था, एक एस्पिरेंट ही थे, तो उनसे ये सवाल पूछा गया था विलेज लेवल एंटरप्रेन्योरशिप को लेके
कि सरकार क्या कर रही है, और आपको क्या लगता है, प्लीज़ आप अपने व्यूज़ बताइए। तो इस तरीके से आपसे पूछे जा सकते हैं। तो कॉमन सर्विस सेंटर को इसमें यानी पीएमजी दिशा में मर्ज करने की बात की जा रही है। PMG Disha and CSC have emerged as the enablers for digital literacy, and they are important in realizing the vision of transforming lives of common people and to bridge the gap between the government and citizens through digital technology। देखिए, मेरा तो ये मानना है कि जो एक तो CBSE वगैरह लेवल पे भी ना 9th के बाद ऑनवर्ड एक डिजिटल लिटरेसी नामक एक सब्जेक्ट लॉन्च कर ही देना चाहिए, या डिजिटल एजुकेशन ऐसा कोई सब्जेक्ट बना के करिकुलम बना के ज़रूर डालना चाहिए, नॉट इन सीबीएसई, अक्रॉस ऑल द स्टेट बोर्ड्स। क्योंकि उससे क्या होगा, क्योंकि ये अब लाइफलाइन बन चुकी है। नो बडी कैन यूज़ फ़ोन विदाउट इंटरनेट। ये मैं आपको बता रहा हूँ, ये बहुत बड़ी एक मतलब एक लत लग चुकी है लोगों को, कि अगर आप उन्हें आज के टाइम पे वही एंड्रॉयड फ़ोन देंगे और उसमें इंटरनेट नहीं देंगे तो वो उसका कुछ यूज़ नहीं करेगा, राइट? तो इंटरनेट इज़ नेसेसरी नाउ। So PMG Disha envisages a make 6 crore person in rural areas across state UTs digitally literate, reaching out to 40% of rural households by covering one member from every household and where there is no digital literate person. Digitally literate persons would be enabled to operate consumer computers, digital access devices जैसे कि टैबलेट हो गए, स्मार्टफोन्स हो गए, ईमेल को भेजना, रिसीव करना, इंटरनेट ब्राउज करना, गवर्नमेंट सर्विसेज को एक्सेस करना, और फिर तरह तरह की मतलब जानकारियों को सर्च करना, और अब तो बिटकॉइन भी आ गया है, राइट? इन सब चीज़ों पे देखना, बिटकॉइन ट्रेडिंग वगैरह सीखना, राइट? मैं जस्ट ऐसे ही मजाक कर रहा था। तो इस तरीके की जो डिजिटल लिटरेसी है, ये ज़रूरी है और सरकार इसको लेके काफ़ी काम कर रही है। इस कैंपेन को आप याद रखिएगा, किससे कनेक्टेड है याद रखिएगा, कॉमन सर्विस सेंटर को आपको याद रखना है, टू प्रमोट क्लस्टर बेस्ड विलेज लेवल एंटरप्रेन्योर्स इन इंडिया, राइट, इन रूरल इंडिया। आगे बात करते हैं, उससे पहले ये इन्फोग्राफिक, बहुत ही सुंदर सा इन्फोग्राफिक है यहाँ पर। चलिए, जो तीसरी स्टोरी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टोरी है हमारी, पीएलआई स्कीम फॉर टेक्सटाइल सेक्टर। तो यूनियन कैबिनेट ने इसको अप्रूव कर दिया है। इसकी लागत कितनी है? लगभग 10,500 करोड़ की इसकी लागत है। टेक्सटाइल सेक्टर के लिए बनाया है। इस स्कीम के पीछे जो सरकार की जो मंशा है वो ये है कि भारत का जो हिस्टोरिकल डोमिनेंट था टेक्सटाइल में, उसको फिर से रिवाइव करना, ग्लोबल टेक्सटाइल ट्रेड्स में वापस आना। द इंसेंटिव शैल एनकरेज इन्वेस्टमेंट इन न्यू कैपेसिटीज इन मैन मेड फाइबर। देखिए, ध्यान रखिएगा, इस तरीके की जो ये सरकार पहल कर रही है, मेन बस यही दो वर्ड आपको याद रखना है, बस और कुछ नहीं है। इनकरेज इन्वेस्टमेंट चाहती है सरकार कि इसमें इन्वेस्टमेंट आए, एफडीआई आए, बहुत सारा इसमें मतलब लोग इन्वेस्ट करें, अच्छा माहौल बने, तभी तो हम ग्लोबल लेवल पे उभर पाएंगे ना। तो इसमें जो मैन मेड फाइबर है, अप्रैल है, फिर फैब्रिक्स है, तरह तरह की बहुत सारी जो टेक्निकल प्रोडक्ट्स हैं उनको इसमें लाया जा रहा है। द स्कीम सेल हेल्प अट्रैक्ट इन्वेस्टमेंट ऑफ मोर देन 19,000 करोड़, क्रिएटिंग एन एडिशनल 7 लाख डायरेक्ट जॉब्स। देखिए, अगर भारत में अगर जॉब्स के सिनेरियो को अगर ख़त्म करना है, मतलब जो जॉब्स डेफिशिएंसी हो चुकी है, राइट, जैसे बोलते हैं आप अगर अखबार एडिटोरियल पढ़ेंगे तो जॉबलेस ग्रोथ बोला जाता है। तो जो जॉब्स की जो प्रॉब्लम है, एम्प्लॉयमेंट की जो प्रॉब्लम है, मास लेवल पे अगर ख़त्म करना है तो वो यही सेक्टर कर सकता है। एपरल सेक्टर करेगा, टेक्सटाइल सेक्टर करेगा, यही सेक्टर जो है जॉब्स की प्रॉब्लम को भारत के अंदर में मतलब ख़त्म करेंगे। इसके लिए क्या है, गांव-गांव में जो है आपको एक फैक्ट्री मॉडल बना के जो है बिठाना पड़ेगा। देयर विल बी 2 लेवल्स ऑफ इन्वेस्टमेंट विद डिफरेंट सेट ऑफ इंसेंटिव्स। पहले कैटेगरी में कोई भी पर्सन और फर्म कैन इन्वेस्ट अ मिनिमम ऑफ 300 करोड़ इन प्लांट मशीनरी एंड सिविल वर्क्स टू प्रोड्यूस द आइडेंटिफाइड प्रोडक्ट्स टू एंश्योर एलिजिबिलिटी फॉर द पीएलआई। और दूसरी कैटेगरी में मिनिमम ऑफ 100 करोड़। तो पहले में 300 करोड़ का मिनिमम आपको इन्वेस्टमेंट आना चाहिए, दूसरे में 100 करोड़ का वुड मेक एन इंडिविजुअल और फर्म एलिजिबल टू अप्लाई फॉर द इंसेंटिव्स। Priority would be given for investment in aspirational districts, Tier 3, Tier 4 towns and rural areas. The scheme is expected to benefit states such as Gujarat, UP, Maharashtra, Tamil Nadu, Punjab, Andhra, Telangana, Odisha. Applicants would have 2 years as investment period and 2024-2025 would be the performance year. The incentive flow would start in 2025-26 and extend for 5 years. तो ये कुछ मतलब इसकी टेक्निकलिटीज़ है कि किस किस तरीके से इसमें काम किया जा सकता है, किस कैसे इसको आगे हमें प्रमोट करना है। इंडियन टेक्सटाइल सेक्टर, अगर इंडियन टेक्सटाइल सेक्टर के बारे में थोड़ा सा ऐतिहासिक तौर पे चले, इसके हिस्टोरिकल बैकग्राउंड पे चले, तो टेक्सटाइल्स एंड गारमेंट इंडस्ट्री इज अ लेबर इंटेंसिव सेक्टर। ये तो हम सभी जानते ही हैं, जो कम से कम 45 मिलियन पीपल को जो है भारत में रोजगार देता है। इट इज़ द सेकंड ओनली टू द एग्रीकल्चर सेक्टर इन टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट। इट contributes 2.3% to Indian GDP, 7% of industrial output and 12% of export earnings of India and employ more than 21% of total employment. India is the sixth largest producer of technical textiles with 6% global share, largest producer of cotton and jute in the world. Technical textiles are functional fabrics that have applications in industries such as automobiles,
Civil engineering and construction. India is also the second largest producer of silk in the world and 95% of the world's hand woven fabric comes from India. दो तिहाई जो भारत का टेक्सटाइल एक्सपोर्ट्स है वो कॉटन बेस्ड है. 66 से 70% ऑफ जो वर्ल्ड ट्रेड इन टेक्सटाइल्स है. अप्रैल इज मैन मेड फाइबर बेस्ड एंड बेसिक टेक्निकल टेक्सटाइल्स. कुछ इनिशिएटिव्स हैं इसको लेकर सरकार ने लिया हुआ है, जैसे पावर टैक्स इंडिया हो गया, सिल्क समग्र स्कीम हो गया, जूट आई केयर हो गया, नेशनल टेक्सटाइल मिशन हो गए. फिर उसके बाद नॉर्थ ईस्ट के डेवलपमेंट के लिए भी मतलब NERTPS करके एक स्कीम है. फिर उसके बाद समर्थ स्कीम फॉर कैपेसिटी बिल्डिंग इन टेक्सटाइल सेक्टर वगैरह वगैरह. तो कुछ ऐसे इनिशिएटिव्स भी इसमें जो है लेके आ रही है सरकार. तो इस पे आपको ध्यान रखना है. इस पे इम्पोर्टेंट क्या है कि किस इसमें क्या कैटेगरीज बनी हुई हैं, किस तरीके से काम कर रहे हैं. सो दिस इज द प्रोडक्ट लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम फॉर द टेक्सटाइल सेक्टर. आज द हिंदू के संस्करण में इसके ऊपर एक अच्छा सा आर्टिकल भी आया हुआ था कि द हिंदू के एडिटर क्या सोच रहे हैं इसके बारे में. उन्होंने भी इसको बोला है कि ठीक है, बहुत अच्छा है, अगर सही से इस पे काम किया गया तो बहुत आगे हेल्प करेगा. नेक्स्ट स्टोरी है हमारी नागा पीस प्रोसेस के ऊपर. यूनियन गवर्नमेंट जो है सीज फायर एग्रीमेंट पे आई है किसके साथ? नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड के साथ, जिसको निकी ग्रुप भी कहा जाता है, एक साल के लिए. तो फाइनली केंद्र सरकार और निकी ग्रुप के बीच में एक साल का एक सीज फायर एग्रीमेंट बना है. दिस इनिशिएटिव इज अ सिग्निफिकेंट बूस्ट टू नागा पीस प्रोसेस, क्योंकि देखिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. नॉर्थ ईस्ट की हालत ऐसी है कि इसी अफरा तफरी में वहाँ डेवलपमेंट नहीं देखा जा रहा. और खुद प्राइम मिनिस्टर का एक विज़न है कि वो जो नॉर्थ ईस्ट को है वो इंसर्जेंसी फ्री और प्रॉस्परस देखना चाहते हैं. नागा पीस प्रोसेस की अगर हम बात करें तो भारत जब 1947 में आज़ाद हुआ तो नागा टेरिटरी जो थी वो असम का पार्ट थी. 1957 में एक एग्रीमेंट पहुंचा जिसमें नागा लीडर्स और भारतीय सरकार की तरफ से जो लीडर्स थे उन्होंने जो आसाम का जो नागा हिल्स रीजन है और जो स्वेंग सेंग फ्रंटियर डिवीजन है नॉर्थ ईस्ट का, उनको एक साथ लाके भारत सरकार के मतलब डायरेक्टली एडमिनिस्ट्रेट में कर दिया. एक तरीके से आप कह लीजिए कि यूटी बना दिया. ठीक. उसके बाद फिर नॉर्थ ईस्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द कंट्री. चलता गया ये प्रोसेस, क्योंकि लोगों को लगा यार सिर्फ हिंदी बेल्ट ही थोड़ी ना भारत है, बहुत कुछ है, साउथ भी है, नॉर्थ ईस्ट भी है. फिर फाइनली 1963 में जो है नागालैंड को एक मतलब एक स्टेटहुड जो है वो दे दिया गया और वहाँ पर जो है रिबेल एक्टिविटी फिर वहाँ से चालू हो गई. राइट. रिबेल एक्टिविटी क्यों चालू हो गई? रिबेल एक्टिविटी देखिए ऐसे चालू होती है कि कुछ कॉम्प्रोमाइज़ होते हैं. आपको अगर कुछ स्टेटहुड दी जा रही है तो उसमें क्या होता है कि वापस कोई सर्टेन ग्रुप हो गया, कोई एक सर्टेन सेट ऑफ पीपल हो गए जो उस चीज़ से खुश नहीं है, तो फिर वो वहाँ पे जो है विद्रोह की भावना वहाँ पे पैदा होती है. Thus, the aim is to end all disputes in the Northeast by 2022 and usher in new era of peace and development in Northeast in 2023. Is under this, the government is enriching the dignity, culture, language, literature, and music of Northeast. Over the years, the government has also signed several peace agreements with military outfits in Northeast India. कन्फ्लिक्ट की हम बात करें तो नेशनल लेवल पे भी काफ़ी सारे कन्फ्लिक्ट है जिसमें अलग से सेपरेट नेशन की बात की जाती है. उसके बाद एथनिक कन्फ्लिक्ट्स तो होते ही होते हैं वहाँ पे, डिफरेंट डिफरेंट ट्राइबल लोगों के बीच में आपस में बहुत मतलब चलती है वहाँ पे, मतलब मार धाड़ खूब होती है. राइट. तो बहुत ही सेंसिटिव एरिया है ये, तो ध्यान रखिएगा. अगर आप में से जो IPS बनेंगे और उन्हें नागालैंड कैडर मिला तो बहुत ही चैलेंजिंग पोजीशन पे आपको वहाँ पर काम करना पड़ता है. नागा पीस प्रोसेस में ये चीज़ हुआ है कि यूनियन गवर्नमेंट नेकी ग्रुप के साथ एक साल के लिए सीज फायर समझौते में आ चुकी है. सो बिग डेवलपमेंट. ये बहुत ही अच्छा इन्फोग्राफिक है AZ फिजो से, और पूरी 1918 से लेके और लगभग 2015 तक का आपका एक पूरा सफ़र जो है इस इन्फोग्राफिक में बयां किया जाता है. तो आराम से वीडियो को पॉज कीजिए, पढ़िए आराम से, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत काम आएगा आपको. नेक्स्ट बात करते हैं भारत और ऑस्ट्रेलिया का 2+2 मीट. तो द मीटिंग विल पार्ट ऑफ ऑस्ट्रेलियाज एंगेजमेंट विद रीजनल पार्टनर्स एज द मिनिस्टर्स विल विजिट इंडोनेशिया, इंडिया, साउथ कोरिया एंड यूनाइटेड स्टेट्स फॉर इंडो पैसिफिक कंसल्टेशन. सारा का सारा आप कह सकते हैं, डायरेक्टली तो नहीं बोला जाता, फॉरेन पॉलिसी आर वेरी फ्लूइड. जो फॉरेन रिलेशंस होते हैं काफ़ी ज़्यादा फ्लूइड होते हैं. फॉरेन रिलेशंस में सिर्फ एक ही चीज़ चलती है और वो है सेल्फ इंटरेस्ट. कोई अगर आपके साथ खड़ा है तो उसका क्या सेल्फ इंटरेस्ट है वही उसमें जो है देखा जाता है. These inaugural 2+2 discussions are a cornerstone of the Australia-India Comprehensive Strategic Partnership, which is found to be on a shared commitment to a secure, stable and prosperous Indo-Pacific region. तो बेसिकली आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से चाइना को काउंटर करने की बात इसमें कही जा रही है, इसमें छुपी हुई है. क्योंकि चाइना ने तो अभी तो एक धमाका भी कर दिया है, फर्स्ट रेल रोड लिंक म्यांमार से उन्होंने जो खोला है, तो उसके बाद काफ़ी ज़्यादा अफरा तफरी देखने को मिल रही है. The discussion will cover economic issues, cyber security, climate change, critical technology and supply chains, and also the problem of China. ये भूल गए लोग. The defense cooperation related meeting will also be held with the Indian defense minister. अगर हम ट्रेड रिलेशनशिप की बात करें तो भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में बहुत ही अच्छे ट्रेड रिलेशंस हैं और लगातार मतलब साल दर साल काफ़ी तेज़ी से ग्रो भी हुए हैं.
भारत की जो इकोनॉमिक प्रोफाइल है वो काफ़ी बेहतर हुई है ऑस्ट्रेलिया के संदर्भ में। अगर हम इसे देखें, भारत का ऑस्ट्रेलिया को लेके जो एक्सपोर्ट्स है वो काफ़ी ज़्यादा बूस्ट हुआ है। इम्पोर्ट भी मतलब लगभग इंक्रीज ही मानिए, उसमें भी इंक्रीज हुआ है। भारत जो ऑस्ट्रेलिया को एक्सपोर्ट करता है वो है आपके पैसेंजर मोटर व्हीकल, मशीनरी, पर्ल्स हो गए, जेम्स हो गए, ज्वेलरी हो गई, मेडिकेमेंट्स हो गए, रिफाइंड पेट्रोलियम हो गए। जबकि भारत के जो मेजर इंपोर्ट्स हैं वो हैं कोल, नॉन मॉनेटरी गोल्ड, कॉपर, वूल, फर्टिलाइजर्स और एजुकेशन रिलेटेड सर्विसेज। सो बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही बढ़िया मीटिंग है, ध्यान रखिएगा। एग्जाम में पूछा जा सकता है कि इसका मतलब क्या क्राइटेरिया, मेंस में तो पक्का पूछा ही जाएगा कि इसको आप एनालाइज कीजिए कि ये भारत के लिए कितना बेटर है, राइट। लास्ट आज की जो हमारी स्टोरी है, फॉस फॉर जीओवी इनोवेशन चैलेंज। ये एक वर्चुअल राउंड टेबल डिस्कशन है जिसमें फॉस का क्या मतलब है दोस्तों, फॉस का मतलब है फ्री एंड ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर इन गवर्नमेंट, वाज ऑर्गेनाइज्ड बाय मेटी। मेटी ने इसको ऑर्गेनाइज किया और उसका पूरा मतलब क्या है कि गवर्नेंस और गवर्नमेंट फंक्शन को किस तरीके से स्मूथ बनाया जा सके बाय द यूजिंग ऑफ फ्री एंड ओपन सोर्स ऑफ सॉफ्टवेयर, राइट। की पॉइंट्स क्या है इसमें, ऑन द ओकेजन ऑफ 7 year एनिवर्सरी ऑफ माई जीओवी, Ministry of Electronics and Information Technology launched FOSS for GOV Innovation Challenge to accelerate adoption of free and open source software in government and build Indian FOSS ecosystem. Through this challenge, various innovators, startups, working professionals, academics, and students in India are invited to showcase their existing FOSS-based innovations or build new implementable open source product innovations in customer relationship management, enterprise resource planning with possible applications for the government in health, education, agriculture, urban governance, etc. 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 बेसिकली गवर्नेंस को लेके बातें हैं। सरकार चाहती है कि किस तरीके से हम सॉफ्टवेयर का और अच्छे तरीके से यूज़ कर सके, टेक का किस तरीके से यूज़ कर सके, इसलिए यहाँ पे एक नया वर्ड इंट्रोड्यूस हुआ है, जीओवी टेक, राइट। क्योंकि आज टेक्नोलॉजी हर चीज़ में आपको चाहिए, आपको एजुकेशन में चाहिए, आपको हेल्थ में चाहिए, आपको एग्रीकल्चर में चाहिए, आपको गवर्नेंस में चाहिए, आपको प्लानिंग में चाहिए, आपको मैनेजमेंट में चाहिए। यू नीड टेक्नोलॉजी। The winners of the challenge will receive cash rewards and incubation support to scale their products for listing on the government e-market, GEM। क्लियर है। फॉस फॉर जीओवी इनोवेशन चैलेंज किसके रिगार्डिंग बात करता है, एक बार फिर से सारी स्टोरीज को देख लेते हैं, राइट। हमारी जो सबसे पहली स्टोरी थी वो क्या थी, C295 एयरक्राफ्ट डील। उसके बाद हमने देखा PMG दिशा कैंपेन, फिर हमने जाना PLI स्कीम फॉर टेक्सटाइल सेक्टर, देन we talk about Naga peace process, then India and Australia 2+2 meet, and finally FOSS for GOV innovation challenge। MCQs की बारी आ चुकी है। पिछली सेशन में जो हमने MCQs पूछे थे उसका आंसर देने का समय आ गया है। सबसे पहला था इनर लाइन परमिट के ऊपर, एनी पर्सन इज एंटाइटल्ड टू रिन्यू हिज परमिट every 1 year if he is not a native in these states despite the fact that he is so long term resident। तो ये तो बिल्कुल सही है, दिस इज परफेक्टली ऑल राइट। तो 1 आएगा ही आएगा, तो B नहीं हो सकता, यहाँ पे माफ कीजिएगा, यहाँ गलती से ये आ गया होगा। तो अब हमारे पास ऑप्शंस कौन कौन से अलाइव हैं, A, C, D। दूसरा अगर हम देखें तो इट ऑल्सो रेगुलेट्स द मूवमेंट टू सर्टेन एरियाज लोकेटेड नियर द इंटरनेशनल बॉर्डर्स ऑफ इंडिया। बिल्कुल नहीं, वहाँ तो ये बिल्कुल भी नहीं देता इंटरनेशनल बॉर्डर्स ऑफ इंडिया के ऊपर। ऐसा थोड़ी ना इनर लाइन परमिट लेके गए और कारगिल में घूम रहे हो, राइट, ये नहीं हो सकता। सो सेकंड इज टोटली रॉन्ग। आप इसमें लॉजिक भी लगा सकते थे अच्छे से। सो सेकंड जो है हमारा नहीं हो सकता आंसर, ये उड़ गया, ये उड़ गया और ये भी उड़ गया। तो हमारा आंसर क्या होगा, हमारा आंसर होगा C, मतलब थर्ड भी जो है वो बिल्कुल सही है। क्लियर है। अगला क्वेश्चन था कि किस देश ने ग्रीन वीजा अपने वर्कर के लिए लॉन्च किया है, तो वो देश का नाम है UAE, यूनाइटेड अरब अमीरात। तीसरा था वर्ल्ड्स लार्जेस्ट लिविंग लिजर्ड, जिसका नाम है कोमोडो ड्रैगन, ये कहाँ की एंडेमिक स्पीशीज में काउंट होती है, तो दिस बिलोंग्स टू इंडोनेशिया। तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, इस तरीके के सवाल आपको एक UPSC की जो आने वाली जो परीक्षाएं हैं उनमें आपको पूरा देखने को मिलेगा। क्लियर। इसी तरीके से हमारे साथ दोस्तों बने रहें, अपना लव एंड सपोर्ट बनाए रखें, जितना ज़्यादा हो सके दोस्तों को शेयर करें, पॉजिटिव पॉजिटिव कमेंट्स करें, करके दिखाएंगे कि स्पिरिट रखें, एंड डू शेयर योर गुड रिजल्ट्स विद अस। हम इसी तरीके से मिलेंगे, टिल देन टेक केयर, नमस्ते, जय हिंद।